वे ज़रा सोचें, जब इंसानी इल्म हद से बाहर निकलकर मुमकिनात के किनारों तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां ताकत और राज आपस में रक्स करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस की भी ऐसी ही एक सहर अंगेज दुनिया है, जहां ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश इंसानी रूह के राजों से टकराती है। डॉक्टर फॉस्टस एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट फिगर क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। अगर बात करें इस प्ले के कॉन्टेक्स्ट की कि ये प्ले क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद था, तो ये प्ले लेट 16th सेंचुरी में एलिजाबेथन एज में लिखा गया, जब बहुत सारी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस हुई। यूरोप में रेनेसां आया और लोग ह्यूमनिज्म पर यकीन करने लगे कि इंसान खुद सेंटर है, ना कि रिलीजन और गॉड। इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत अहमियत दी जानी चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन बिहेवियर का सबसे पहले ख्याल रखा जाना चाहिए। और उन्होंने ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ को मानने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय वो लॉजिक और रीज़न पर यकीन करने लगे। जब ये प्ले लिखा गया तब रिलीजियस टर्मोइल भी था। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा था। प्ले के परफॉर्म होने के बाद बहुत सारे लोग कहने लगे कि इसमें कैल्विनिज्म के एलिमेंट्स भी शामिल हैं, यानी इंसान के मुकद्दर में जो कुछ भी है उसे सज़ा दी जाएगी या निजात मिलेगी और वो बचा लिया जाएगा, ये सब पहले से ही तय है। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स क्वेश्चन करने लगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो प्री डेस्टिन्ड था, यानी वो सब पहले से ही तय था। इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ये प्ले 1589 से 1592 के दरमियान लिखा गया और 1604 में मार्लो की डेथ के बाद पब्लिश हुआ। इसका यॉनरा है ट्रेजेडी और इसकी सेटिंग रखी गई विटनबर्ग, जर्मनी, रोम और पोप के कोर्ट में। अगर बात करें इस प्ले की इम्पोर्टेंट थीम्स की, तो सबसे पहले है द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड पावर। इस प्ले का मेन करेक्टर डॉक्टर फॉस्टर्स, जो नॉलेज और पावर की बहुत प्यास रखता है, वो डेविल के साथ मुआहदा करता है कि उसकी सोल ले ली जाए और उसे मैजिक एबिलिटी सिखाई जाए ताकि वो ह्यूमन लिमिटेशन से आगे गुजर सके। नॉलेज और पावर की ये ख्वाहिश उसे बहुत बुरे और तबाहकुन रास्ते पर ले जाती है। फिर है द बार्गेन, जो लूसीफर और डॉक्टर फॉस्टर्स के दरमियान होती है और ये प्ले का बहुत ही फेमस पार्ट है। इसको फॉस्टिन बार्गेन भी कहते हैं कि जब कोई डेविल के साथ डील करता है, नॉलेज, पावर या पर्सनल गेन के लिए अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज और अपनी रूह का सौदा करता है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईवल। पूरे प्ले में डॉक्टर फॉस्टर्स की सोल के लिए गुड एंजल और ईवल एंजल में झगड़ा चलता रहता है। वो दोनों काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं। गुड एंजल फॉस्टर्स को डेविल की बुक पढ़ने से मना करता है और कहता है कि सिर्फ स्क्रिप्चर्स पढ़ो, जबकि दूसरी तरफ बैड एंजल फॉस्टर्स को वो सारी रीजंस देता है कि ईवल की तरफ उसका ये कदम बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। फिर है सिन वर्सेस रिडेम्पशन। गुड एंजल फॉस्टर्स से कहता है कि तुम गॉड की तरफ चले जाओ, गॉड तुम पर रहम करेगा, लेकिन ईवल एंजल कहता है कि गॉड तुम पर रहम नहीं करेगा। यूं ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन आखिर पे फॉस्टर्स गॉड की तरफ नहीं जाता और कहता है कि मेरा दिल बहुत सख्त हो चुका है। फिर है फेट वर्सेस फ्री विल, कि फॉस्टर्स की ट्रेजेडी की वजह फेट बनती है या उसकी अपनी फ्री विल। कहानी शुरू होती है डॉक्टर फॉस्टर्स से, जो विटनबर्ग, जर्मनी में रहने वाले एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स ने हर तरह का नॉलेज हासिल कर लिया है और हर तरह के ट्रेडिशनल नॉलेज तक इसकी पहुंच है। लिहाजा अब डॉक्टर फॉस्टर्स ने फैसला किया कि वो मैजिक सीखेगा। इसके मुलाजिम वागनर ने इसे दो आदमियों से मिलाया, वाल्डस और कार्नीलियस। ये दोनों आदमी डॉक्टर फॉस्टर्स को मैजिक यानी जादू मंत्र करना सिखाएंगे। तभी दो एंजल आते हैं, गुड एंजल और इवल एंजल। गुड एंजल फॉस्टर्स से कहता है कि वो ये जादू वगैरह, ये मैजिक वगैरह ना सीखे, लेकिन इवल एंजल कहता है कि उसे ये मैजिक जरूर सीखना चाहिए। फिर वाल्डस और कार्नीलियस फॉस्टर्स को कुछ स्पेल बुक्स देते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स मैजिक सीखने और स्पिरिट्स को बुलाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। फिर वहाँ दो स्कॉलर्स आते हैं जो डॉक्टर फॉस्टर्स के नॉलेज और शोहरत को जानते हैं। वो हैरान होकर वागनर से पूछते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स ये क्या कर रहा है। तो वागनर उन्हें बताता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स वाल्डस और कार्नीलियस के साथ मैजिक सीख रहा है। फिर डॉक्टर फॉस्टर्स मैजिक करना शुरू कर देता है और एक डेविल मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है और उसे कुछ हुक्म देता है, कुछ काम करने को कहता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस कहता है कि जब तक उसे लूसीफर इजाजत नहीं देगा वो कुछ नहीं करेगा। फिर डॉक्टर फॉस्टर्स मेफिस्टोफेलिस से डेविल और हेल के बारे में पूछता है
और कहता है कि लूसीफर से कहना कि डॉक्टर फॉस्टस उसे अपनी सोल यानी अपनी रूह देगा। इसके बदले में वो डॉक्टर फॉस्टस को 24 साल के लिए अनलिमिटेड नॉलेज और पावर दे। मेफिस्टोफेलिस उसकी ये दरख्वास्त लेकर लूसीफर के पास चला जाता है और डॉक्टर फॉस्टस सोचने लगता है कि क्या उसने अपनी रूह को बेचने का अच्छा सौदा किया। और जब डॉक्टर फॉस्टस वापस पलटने के लिए सोचता है और तभी गुड एंजल और बैड एंजल दोबारा से अपीयर होते हैं और दोनों फॉस्टस को अपनी अपनी बातों में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस यही फैसला करता है कि वो अपनी सोल लूसीफर को दे देगा। फिर मेफिस्टोफेलिस दोबारा आता है और डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि लूसीफर के साथ किए गए एग्रीमेंट पर तुम्हें अपने ब्लड के साथ सिग्नेचर करने होंगे। और जब डॉक्टर फॉस्टस साइन करने लगता है तो उसका ब्लड जम जाता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि डॉक्टर फॉस्टस साइन करने से इनकार कर रहा था या उसके पास अभी भी दूसरा मौका था। फिर मेफिस्टोफेलिस उस जमे हुए खून को पिघलाने के लिए गर्म कोयले ले आता है, जिससे वो खून पिघल जाता है। लिहाजा डॉक्टर फॉस्टस उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। फॉस्टस को फौरी तौर पर इस एग्रीमेंट पर पछतावा होने लगता है, लेकिन जब मेफिस्टोफेलिस डेविल्स का एक ग्रुप बुलाता है जो फॉस्टस को नॉलेज एंड पावर देते हैं, तो डॉक्टर फॉस्टस का इस तरफ से ध्यान हट जाता है और वो मेफिस्टोफेलिस से हेल के बारे में मजीद पूछने लगता है। फिर डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि उसे शादी करनी है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस कहता है कि ये एक होली सेरेमनी है, यानी मुकद्दस रिश्ता है, इसमें वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको एक डेविल वुमन दे सकता है। फिर मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को कुछ किताबें देता है। डॉक्टर फॉस्टस फिर से अपनी सोल को बेचने पर पछताने लगता है और सोचता है कि वापस पलट जाए और गॉड से माफी मांग ले। इस पर गुड एंजल और बैड एंजल दोबारा से आते हैं। दोनों अपने अपने केसेस फॉस्टस के सामने पेश करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और डॉक्टर फॉस्टस फिर से फैसला करता है कि वो तौबा नहीं करेगा, यानी गॉड से माफ़ी नहीं मांगेगा। फिर मेफिस्टोफेलिस उसे प्लैनेट्स और यूनिवर्स के बारे में बताने लगता है, तो डॉक्टर फॉस्टस पूछता है कि ये कायनात किसने बनाई है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस ने जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो गॉड का नाम नहीं लेना चाहता था। डॉक्टर फॉस्टस फिर से माफी मांगने और गॉड की तरफ लौट जाने का सोचता है, लेकिन फिर से गुड और इवल एंजल जाहिर होते हैं और अब की बार उनके साथ लूसीफर भी था। लूसीफर फॉस्टस से कहता है कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, जिस पर डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि वो अब गॉड के बारे में नहीं सोचेगा और गॉड को रिजेक्ट कर देगा। लूसीफर फिर उसे 7 डेडली सिंस देता है और फॉस्टस उनको एंजॉय करने लगता है। फिर मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को एस्ट्रोनॉमी के कुछ राज बताने के लिए दुनिया की सैर को ले जाता है। वो दोनों एक चैरियोट यानी एक बग्गी पर बैठकर कायनात की सैर को निकल जाते हैं और वो दोनों रोम पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर फॉस्टस शहर के मॉन्यूमेंट्स देखने लगता है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को पॉप के प्राइवेट चैम्बर में रहने और उसका मजाक उड़ाने को कहता है। फिर वो दोनों इनविजिबल हो जाते हैं और पॉप से मजाक करने लगते हैं और यूं फॉस्टस मैजिक के जरिए लोगों को एंटरटेन करने लगता है। फिर वो लोग वापस जर्मनी आ जाते हैं। जर्मनी वापस आकर फॉस्टस अपने मैजिक के जरिए दूर दूर तक मशहूर हो जाता है। फॉस्टस के मैजिक का सुनकर जर्मनी के एम्परर चार्ल्स V ने भी फॉस्टस को इनवाइट किया और वहां डॉक्टर फॉस्टस चार्ल्स V को इम्प्रेस करने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पिरिट को बुलाता है। इस पर चार्ल्स V बहुत खुश होता है, लेकिन वहाँ एक नाइट बहुत बेचैन था, उसको फॉस्टस का ये मैजिक अच्छा नहीं लग रहा था। लिहाजा फॉस्टस ने उसके सर पर सींग उगा दिए, जिससे उसका मजाक बनने लगता है। फिर डॉक्टर फॉस्टस को एक हॉर्स कॉर्सर मिलता है, जो अपना घोड़ा फॉस्टस को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन फॉस्टस कहता है कि ये घोड़ा पानी में न जाए। इसके बावजूद वो हॉर्स ट्रेडर घोड़े को पानी में ले जाता है, तो फॉस्टस नीचे से घोड़ा गायब कर देता है, जिससे वो हॉर्स कॉर्सर पानी में डूब जाता है। यूं डॉक्टर फॉस्टस अपने मैजिक के जरिए सबको एंटरटेन कर रहा होता है कि एक दिन उसका मुलाजिम वैगनर उसे कहता है कि उसे एक नोबलमैन ड्यूक ऑफ वैन होल्ट की कोर्ट में बुलाया गया है। डॉक्टर फॉस्टस वहां ड्यूक और डचेस को भी अपने मैजिक से एंटरटेन करता है। डचेस उसे कहती हैं कि वो अपने मैजिक के जरिए अंगूर लाए, क्योंकि मिड समर का मौसम था और ग्रेप्स अवेलेबल नहीं थे। तो फॉस्टस मैजिक करता है और अंगूर आ जाते हैं, जिससे सब डचेस खुश हो जाती हैं। इन सब में डॉक्टर फॉस्टस के एग्रीमेंट का टाइम खत्म होने वाला था, लिहाजा वो अपनी सारी जायदाद अपने मुलाजिम वैगनर को दे देता है। फिर स्कॉलर्स का एक ग्रुप डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि वो ग्रीस की सबसे खूबसूरत औरत हेलन को बुलाए।
डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से हेलन को लाने के लिए कहता है। फिर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है और डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम वापस गॉड की तरफ चले जाओ। डॉक्टर फॉस्टस वापस गॉड की तरफ जाना चाहता था, लेकिन तभी मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि तुम गद्दार हो, तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि ठीक है, तुम हेलन को मेरा लवर बना दो ताकि मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाए और मैं डिस्ट्रैक्ट न हूँ। जैसे ही डॉक्टर फॉस्टस की मौत का वक्त करीब आता है तो वो स्कॉलर्स के एक ग्रुप को बुलाता है और लूसीफर के साथ की गई डील के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि उसकी सोल के लिए प्रे की जाए। अब डॉक्टर फॉस्टस को एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा रह गया है, फिर लूसीफर उसकी सोल ले जाएगा। तो डॉक्टर फॉस्टस अब गॉड से भी बार्गेन करना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे निजात के लिए हजारों साल हेल में रख लिया जाए। लेकिन अब उसकी ये बातें किसी काम की नहीं थी। तभी आधी रात का वक्त होता है और उसकी मौत का टाइम आ चुका है। लेकिन फॉस्टस आखिरी बार एक प्रॉमिस करता है कि उसके पास जितनी भी बुक्स हैं वो सब जला दी जाएं, ताकि उसके बाद किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा उसके साथ हुआ। और फिर डॉक्टर फॉस्टस की डेथ हो जाती है। वेयर्स इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। अगर बात करें इस प्ले के इम्पोर्टेंट सिंबल्स की, तो फॉस्टस का लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिंबलाइज करता है लस्ट फॉर पावर एंड नॉलेज। गुड एंजल और बैड एंजल सिंबलाइज करते हैं विर्चू एंड वाइस को, यानी नेकी और बदी को, अच्छे और बुरे काम को। हेलन ऑफ ट्रॉय सिंबलाइज करती है ब्यूटी एंड डिजायर को और फॉस्टस की फिजिकल प्लेयर के साथ ऑब्सेशन को। 7 डेडली सिंस सिंबलाइज करते हैं ऐसी बुराइयों को जो इंसानों की तबाही की वजह बनते हैं। फॉस्टस की फाइनल स्पीच सिंबलाइज करती है रिग्रेट और उसकी ट्रेजिक फेट को। और द कोरस जो एक सिंबॉलिक कमेंटर है, वो ऑडियंस की परसेप्शन को जाहिर करता है। व्यूअर्स इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।